नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। रूसी हमले में यूक्रेन को भी बड़ा नुकसान। जेलेंस्की बोले 3000 से ज्यादा सैनिकों की मौत और 10,000 घायल। वैश्विक बाजारों में गेहूं की कमी। पीयूष गोयल बोले मिस्र ने भारत को आपूर्तिकर्ता के रूप में दी मंजूरी। लाउड स्पीकर विवाद के बीच हनुमान जयंती आज। भोपाल में जुलूस के लिए कई शर्तें। पीएम मोरबी में करेंगे 108 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा का अनावरण। वाराणसी में उपराष्ट्रपति रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत। आज पहुंचे काशी विश्वनाथ धाम। भाजपा ने सीएम को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में घेरा। शिवसेना ने पलटवार कर याद दिलाया टॉयलेट घोटाला। रूस यूक्रेन जंग का आज 92वां दिन है और 2 महीने होने वाले हैं इस जंग को, लेकिन अभी तक किसी भी देश की तरफ से युद्ध विराम के संकेत नहीं मिले हैं। अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भी ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। यूक्रेन की सैन्य मदद कर रहे हैं। अमेरिका को भी रूस ने चेतावनी दी है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने माना है कि जंग में उनके 3000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई है तो 10,000 घायल हो गए हैं। वहीं मैरियोपोल में भी हजारों नागरिकों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन की सैन्य मदद कर रहे अमेरिका को अब रूस ने धमकी दी है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक रूस की ओर से एक औपचारिक पत्र भेजकर कहा गया है कि यूक्रेन को भी भेजी जा रही खतरनाक हथियारों की खेप लगातार तनाव बढ़ा रही है। अगर यह जारी रहा तो भविष्य में इसके बहुत ही घातक परिणाम हो सकते हैं। रूस ने कहा है कि अमेरिका सैन्य मदद खतरनाक स्थितियां पैदा कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि मिस्र ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दे दी है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्षों के कारण वैश्विक बाजारों में गेहूं की उपलब्धता में कमी आई है। मिस्र ने 2020 में रूस से 1.8 अरब डॉलर का और यूक्रेन से 61.8 करोड़ डॉलर के गेहूं का आयात किया था। मिस्र अब भारत से 10 लाख टन का आयात करना चाहता है और अप्रैल में उसे 2.40 लाख टन गेहूं की जरूरत होगी। गोयल ने कहा कि भारतीय किसान दुनिया का पेट भर रहे हैं। दुनिया लगातार खाद्य आपूर्ति के भरोसेमंद वैकल्पिक साधन की खोज में है और ऐसे में मोदी सरकार आगे आई है। हम दुनिया की सेवा करने के लिए तैयार हैं। अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच भारत का गेहूं निर्यात बढ़कर 1.74 अरब डॉलर पर पहुंच गया था और एक साल पहले इसी समय यह केवल 34 करोड़ डॉलर था। भारत वैसे गेहूं का निर्यात मुख्य रूप से पड़ोसी देशों को करता है, जिनमें सबसे अधिक 54% निर्यात बांग्लादेश को किया जाता है। नए बाजारों में यमन, अफगानिस्तान, कतर और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी भारत गेहूं निर्यात के लिए प्रवेश वहां पे उसने किया है। भारत सालाना करीब 10.75 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन करता है और 2020-21 में भारत से गेहूं का आयात करने वाले शीर्ष 10 देशों में बांग्लादेश, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, अफगानिस्तान, कतर, ओमान अन्य देश रहे हैं। दुनिया के कुल गेहूं निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम है। हालांकि 2016 में यह केवल 0.14 और 2020 में 0.54% थी। भारत गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आज हनुमान जयंती है और पूरे देश में इसे धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग राज्यों में हिंदू और मुसलमानों के बीच हुई झड़प को देखते हुए हर जगह सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय शासन और प्रशासन और किसी पे भी अपनी घटना से निपटने के लिए खास तैयारी किए हुए हैं और जहां हाल के दिनों में दंगे हुए हैं वहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। इसके अलावा जुलूस को लेकर भी कुछ नियम तय किए गए हैं। देश में हाल के दिनों में हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है तनाव का माहौल कई बार बना है। पहले मुंबई में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की, तो कर्नाटक में मंदिरों के आसपास से मुस्लिम दुकानदारों को हटाने और मुस्लिमों का बहिष्कार करने जैसे मामले सामने आए और इनसे दोनों धर्म के लोगों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। तनाव की स्थिति के बीच दोनों समुदाय के लोग कई बार एक दूसरे के सामने भी आ गए। बात चाहे राजस्थान के करौली की हो, बेंगलोर की हो या फिर मध्य प्रदेश के खरगोन की हो, हर जगह स्थिति को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन को काफी चुनौती का सामना करना पड़ा है। महाराष्ट्र में अजान को लेकर लाउड स्पीकर से शुरू हुआ विवाद अब धीरे धीरे देश भर में फैल रहा है। जगह जगह अजान के खिलाफ हनुमान जयंती 2022 पर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा पाठ करने की बात कही जा रही है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने का अल्टीमेटम तक सरकार को दे दिया। इसके बाद देश भर में इसको लेकर विवाद चल रहा है। अलीगढ़ में तो लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ भी शुरू कर दिया गया है।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सपरिवार 2 दिवसीय प्रवास पर वाराणसी पहुंच चुके हैं। विशेष ट्रेन से वाराणसी पहुंचे उपराष्ट्रपति का बनारस स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति की आगवानी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने की है। मौके पर कई भाजपा नेता और अधिकारी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति बनारस स्टेशन से सीधे दशाश्वमेध घाट पहुंचे और यहां होने वाली गंगा आरती में शामिल हुए। इसके लिए घाट पर भव्य तैयारियां की गई थी। वो शनिवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद बरेका में दोपहर का भोजन करेंगे और यहां से वे पड़ाव स्थित पश्चिम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल जाएंगे। यहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन चरित्र पर बनी 3D फिल्म का अवलोकन करने के साथ ही उस परिसर में बने संग्रहालय को भी देखेंगे। देर शाम बाबतपुर से वे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति के वाराणसी आगमन को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। वहीं शहर से लेकर गंगा किनारे घाट तक इलाका जो है दुल्हन की तरह सजाया गया है। भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने ठाकरे परिवार पर फिर हमला बोला है। सोमैया ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार श्रीधर पाटकर की कंपनी श्रीजी होम्स पर 30 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। सोमैया ने कहा है कि मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि उनका इस कंपनी से क्या संबंध है। सोमैया ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि उनके पास श्रीजी होम्स के घोटाले से जुड़े सभी दस्तावेज जो है मौजूद है। सोमैया ने कहा कि ठाकरे के परिवार मित्र हवाला कारोबारी नंदकिशोर चतुर्वेदी 15 दिनों से गायब है, इसलिए मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि चतुर्वेदी को कहां छुपा कर रखा। आयकर विभाग और केंद्रीय जांच एजेंसियां जल्द ही चतुर्वेदी को भगोड़ा घोषित करेंगी। युद्धपोत INS विक्रांत के संग्रहालय के नाम पर हेराफेरी के आरोप में घिरे भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया पर शिवसेना नेता संजय राउत ने एक और आरोप लगा दिया है। राउत ने कहा कि सोमैया और उनके परिवार ने 100 करोड़ रुपए से अधिक का टॉयलेट घोटाला किया। जल्द ही वह इस घोटाले का पर्दाफाश करेंगे। राउत ने कहा कि यह घोटाला भाजपा नेता सोमैया की पत्नी के युवक प्रतिष्ठान के नाम पर किया गया है, जिसमें मीरा भाईदर महानगर पालिका सहित कई अन्य महापालिकाओं के कोष को फर्जी बिल दिखाकर मंजूर कराया गया। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। रूसी हमले में यूक्रेन को भी बड़ा नुकसान। जेलेंस्की बोले 3000 से ज्यादा सैनिकों की मौत और 10,000 घायल। वैश्विक बाजारों में गेहूं की कमी। पीयूष गोयल बोले मिस्र ने भारत को आपूर्तिकर्ता के रूप में दी मंजूरी। लाउड स्पीकर विवाद के बीच हनुमान जयंती आज। भोपाल में जुलूस के लिए कई शर्तें। पीएम मोरबी में करेंगे 108 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा का अनावरण। वाराणसी में उपराष्ट्रपति रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत। आज पहुंचे काशी विश्वनाथ धाम। भाजपा ने सीएम को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में घेरा। शिवसेना ने पलटवार कर याद दिलाया टॉयलेट घोटाला। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर तोड़फोड़ करने वाले भाजपा युवा मोर्चा के 8 कार्यकर्ताओं को भाजपा दफ्तर में सम्मानित किया गया है और इस पर आम आदमी पार्टी भड़क गई है और भाजपा को गुंडों की पार्टी करार दे डाला है। जवाब में भाजपा ने मुख्यमंत्री को हिंदू विरोधी बताते हुए समाज से माफी मांगने की बात कही है। इस मामले को लेकर शुक्रवार को दिन भर सियासी पारा गर्म रहा। दिल्ली विधानसभा में द कश्मीर फाइल फिल्म पर आए मुख्यमंत्री के बयान के खिलाफ भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने 30 मार्च को सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया था। इस दौरान प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास के मुख्य गेट तक पहुंच गए और बूम बैरियर के साथ सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए। गेट पर रंग भी पोत दिया गया। इस मामले में पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की थी। 14 दिन बाद जमानत पर छूटे 8 कार्यकर्ताओं को शुक्रवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पार्टी दफ्तर में सम्मान दिया। गुप्ता ने बताया कि हिंदू विरोधी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जेल भेजे गए 8 कार्यकर्ताओं को 14 दिन बाद जमानत मिली है। प्रदेश कार्यालय में अपने इन कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया। भाजपा का हर कार्यकर्ता हिंदू विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ता रहेगा और इसकी जानकारी मिलने के बाद आप नेता भाजपा पर लगातार हमलावर हो गए हैं। आप विधायक अतिशी का कहना है कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर हमला कराने वालों को सम्मानित कर भाजपा ने बता दिया है कि वह गुंडों की पार्टी है।
मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई सांप्रदायिक हिंसा और उनके बाद सरकार की कार्रवाई पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को फूट डालो राज करो की नीति छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि एक बटा हुआ देश कभी भी दुनिया पर राज नहीं कर सकता। एक फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने कहा कि जब राज कानून के शासन को दरकिनार करता है तो ऐसे में देशभक्ति के लिए आपके अंदर क्या सम्मान बचा है। दरअसल खरगोन में जिला में हुई हिंसा के आरोपियों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है और आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। 4 दिनों में लगभग 52 घरों और दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। अब तक 42 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, जिनमें से 35 मुसलमानों के खिलाफ और 7 हिंदुओं के खिलाफ है। कुल मिलाकर 144 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसमें से अधिकतर मुसलमान ही हैं। खुर्शीद ने कहा कि मुसलमान हमेशा की तरह देश के लिए अपनी जान दे देंगे, लेकिन दुख तब होता है जब उनके बच्चों को बेवजह नफरत से हमला किया जाता है। उन्होंने कहा कि जो सरकारें अपने प्रचार के लिए मुस्लिम नागरिकों पर हमला कर रही हैं, उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि आप हिंदू मुस्लिम एकता के महान सपने पर हमला कर रहे हैं। खरगोन हिंसा पर उन्होंने कहा कि पहले गलत काम किया गया और अब सरकार कानून का दुरुपयोग कर अन्याय कर रही है। उधर शिवराज सिंह चौहान ने तोड़फोड़ को जायज बताया है। उन्होंने कहा कि गरीबों को परेशान करने वालों के खिलाफ बुलडोजर क्यों नहीं चलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दंगा प्रभावित लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मामा उनके घर बनवाएंगे। राजधानी के स्कूलों में कोरोना के लगातार मामले सामने आने के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्कूलों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि स्कूल की जिस कक्षा में या जिस हिस्से में संक्रमित मिले हैं उसे अस्थायी रूप से बंद कर देना चाहिए। पूरे स्कूल को बंद करने की जरूरत नहीं है, केवल विशेष परिस्थितियों में ही स्कूल बंद करना चाहिए। इससे पहले बृहस्पतिवार को जारी एडवाइजरी में शिक्षा निदेशालय ने सलाह दी थी कि किसी छात्र या अध्यापक के संक्रमित होने पर पूरे स्कूल को बंद कर देना चाहिए। सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार ने स्कूलों को बंद करने के लिए नहीं कहा है। स्कूलों को पूरी तरह से बंद करने का फैसला तभी ले जब एक साथ कई हिस्सों में संक्रमण के मामले सामने आए। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना पर सरकार नजर बनाए रखे है। अस्पतालों में दाखिला नहीं बढ़ रहा है, इसलिए घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि सरकार ने स्वास्थ्य संरचना को दुरुस्त कर लिया है, साथ ही सभी अस्पतालों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि कोरोना को बढ़ने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार टेस्ट, ट्रेस एवं ट्रीट के सिद्धांत पर काम कर रही है। पल्ली पंचायत में 24 अप्रैल को प्रस्तावित प्रधानमंत्री दौरे से एक सप्ताह पहले ही सौर ऊर्जा संयंत्र का काम पूरा कर लिया जाएगा। सांसद जुगल किशोर शर्मा के नेतृत्व में गांव में पहुंचे भाजपा नेताओं के दल को यह जानकारी परियोजना के ठेकेदार ने दी है। सांसद जुगल किशोर शर्मा के साथ उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता, पूर्व विधायक सतपाल शर्मा, देवेंद्र मनियाल और अश्वनी शर्मा ने पंचायत पल्ली का दौरा कर तैयारियों का जायजा भी लिया है। नेताओं ने उपायुक्त अनुराधा गुप्ता से चल रहे कामकाज के बारे में जानकारी ली। उन्होंने सभा स्थल में पंडाल प्रदर्शनी, हेलीपैड, पार्किंग और अन्य केंद्रों का दौरा किया। सभा स्थल के बाद सांसद ने सोलर पैनल का दौरा किया और वहां चले रहे काम का जायजा भी लिया। ठेकेदार ने बताया कि 17 अप्रैल तक सोलर पैनल का काम 100% पूरा हो जाएगा। 2 से 3 दिन ट्रायल करते हुए गांव में सोलर बिजली की आपूर्ति चालू कर दी जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शनिवार को राज्य के लोगों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा करेंगे और 1 जुलाई से पंजाब के लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलने लगेगी। आप सरकार का 1 महीना पूरा होने पर सीएम मान आज इसकी घोषणा करेंगे। भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार शनिवार को ही अपने शासन का 1 महीना पूरा करेगी और इससे पहले गुरुग्राम में गुरुवार को जालंधर में मुख्यमंत्री भगवंत मान 16 अप्रैल को पंजाब के लोगों को एक बड़ी खुशखबरी देने की घोषणा भी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना पर मंगलवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उन्होंने मुलाकात की थी और इससे एक दिन पहले सूबे के मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी, बिजली सचिव दिलीप कुमार और पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के CMD सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अरविंद केजरीवाल बैठक कर चर्चा भी कर चुके हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। रूसी हमले में यूक्रेन को भी बड़ा नुकसान, जेलेंस्की बोले 3000 से ज्यादा सैनिकों की मौत और 10,000 घायल। वैश्विक बाजारों में गेहूं की कमी, पीयूष गोयल बोले मिस्र ने भारत को आपूर्तिकर्ता के रूप में दी मंजूरी। लाउड स्पीकर विवाद के बीच हनुमान जयंती आज, भोपाल में जुलूस के लिए कई शर्तें, पीएम मोरबी में करेंगे 108 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा का अनावरण। वाराणसी में उपराष्ट्रपति रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत, आज पहुंचे काशी विश्वनाथ धाम।
भाजपा ने सीएम को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में घेरा, शिवसेना ने पलटवार कर याद दिलाया टॉयलेट घोटाला। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान अजमेर पहुंचे। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में चादर पेश कर देश में अमन चैन की दुआ की मांग की। जियारत के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जब भी वह अजमेर आते हैं तो गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी जरूर लगाते हैं। उन्होंने कहा कि देश में अमन चैन और भाईचारे के साथ सभी प्यार और मोहब्बत से रहे, इसके लिए गरीब नवाज की बारगाह में दुआ की है। अब अजमेर के सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू होते हुए दिग्विजय सिंह ने देश की वर्तमान राजनीति और हालातों पर बेबाकी से अपने बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश की मुख्य समस्याओं से ध्यान भटकाया जा रहा है, धर्म के नाम पर दंगे फसाद कराए जा रहे हैं, धार्मिक उन्माद और नफरत फैलाकर देश चलाने की कोशिश की जा रही है। दिग्विजय सिंह ने खरगोन हिंसा के आरोपियों के घर तोड़ने पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलाना है तो नफरत पर चलाओ, महंगाई और बेरोजगारी पर चलाओ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत के अखंड भारत बयान पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि अखंड भारत का मतलब है पाकिस्तान और बांग्लादेश भी फिर से भारत में शामिल होंगे। यह सवाल मुझसे नहीं, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए। पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कांग्रेस शासित राज्य में ऐप के विस्तार के लिए कुछ प्रमुख लोगों को पार्टी में शामिल करने के लिए शनिवार को छत्तीसगढ़ के 4 दिवसीय दौरे पर वो जाएंगे। साथ ही राय ने 18 अप्रैल को एक व्यावसायिक केंद्र और व्यापार केंद्र बिलासपुर में एक रोड शो में वो भाग भी लेंगे। इस रोड शो में गोपाल राय के साथ आम आदमी पार्टी के चुनावी रणनीतिकार और नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद संदीप पाठक और पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी और दिल्ली से बुराड़ी विधायक संजीव झा भी शामिल होंगे। इस दौरे के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के कई प्रमुख लोग 17 अप्रैल को पार्टी में शामिल होंगे। यह महीने के भीतर राय की यह दूसरी छत्तीसगढ़ यात्रा होगी। आप पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारी करने का फैसला किया है। दौरे के बारे में गोपाल राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले महीने हम छत्तीसगढ़ थे और विजय यात्रा निकाली गई थी। उसके बाद कई लोगों ने हमारी पार्टी में शामिल हुए। साथ ही कहा कि अब वहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कई बैठकें भी की जाएंगी। विभिन्न संगठनों के साथ बैठकें हो रही हैं। आम आदमी पार्टी 2018 में विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। राज्य में कुल 90 सीटों में से 85 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन अपना खाता नहीं खोल सकी थी। पंजाब में अपनी जीत से उत्साहित अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी छत्तीसगढ़ में अपने आधार का विस्तार करने और अगले साल होने वाले चुनाव में खुद को भाजपा और कांग्रेस के विकल्प के रूप में पेश करने की उम्मीद कर रही है। हिमाचल प्रदेश में हेली टैक्सी का सफर महंगा हो गया है। नया वित्तीय वर्ष शुरू होते ही चंडीगढ़ से धर्मशाला के बीच 136 रुपए और चंडीगढ़ से कुल्लू के बीच का प्रति सवारी किराया 320 रुपए तक बढ़ गया है। शिमला चंडीगढ़ मंडी धर्मशाला शिमला मंडी के बीच का हवाई सफर 112 रुपए तक महंगा हुआ है। मंडी कुल्लू और शिमला से रामपुर के बीच 96 रुपए प्रति सवारी किराया बढ़ाया गया है। उड़ान योजना शुरू होने के समय ही प्रतिवर्ष 100 रुपए किराया बढ़ाने का पवन हंस कंपनी और सरकार के बीच करार हुआ था। चंडीगढ़ से धर्मशाला का हवाई सफर शिमला और मंडी होकर होता है और इसी तरह चंडीगढ़ से कुल्लू का हवाई सफर जो है शिमला और मंडी से होकर ही होता है। इसके चलते इनके किराए में 300 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। शेष राशि जीएसटी के कारण बढ़ी है। शिमला से चंडीगढ़ और शिमला से मंडी के बीच सप्ताह में 6 दिन हेली टैक्सी की सेवा दी जा रही है। रविवार को छोड़कर से सभी दिनों बुकिंग कराई जा सकती है। चंडीगढ़ से धर्मशाला, धर्मशाला से मंडी, शिमला से रामपुर के बीच मंगलवार, बुधवार और वीरवार को हेली टैक्सी की उड़ान होती है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1000 से कम मामले दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 975 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए हैं। नए आंकड़ों के साथ ही देश में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,30,40,947 हो गई है। वहीं इस संक्रमण के कारण 4 लोगों की मौत भी हुई है। नए मरने वालों के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 5,21,747 हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 11,366 एक्टिव मामले हैं और कुल संक्रमणों का 0.3% है। वहीं इस बीमारी से रिकवर करने वालों की दर 98.76% है और शुक्रवार को 996 लोग ठीक भी हुए। वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। दिल्ली में शुक्रवार को 24 घंटे में कोरोना के 366 नए मामले दर्ज किए गए थे, जबकि कोरोना पॉजिटिविटी रेट 3.95% तक पहुंच गया। नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद के स्कूलों में बच्चे जो हैं कोरोना की चपेट में आने लगे। इस बीच दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए कमर कस ली है और सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने का आदेश दिया है। अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी चिप वाहनों में लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही वाहनों के गुजरने के लिए कट ऑफ टाइम जारी भी किया जाएगा। इस समय के बाद किसी भी यात्री को घाटी की ओर आने जाने तथा जम्मू की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। यह फैसला शुक्रवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला व इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक अरविंद कुमार की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में किया गया। याद हो कि यात्रा इस साल 30 जून से शुरू होगी और 43 दिनों तक चलेगी। वहीं सूत्रों के अनुसार बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों व सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। इस साल सुगम और घटना मुक्त तीर्थ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए फुल प्रूफ सुरक्षा कवच बनाने पर भी जोर दिया गया है। संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने और सुरक्षा अधिकारियों को तीर्थ यात्रा से पहले आतंकवाद विरोधी अभियान तेज करने का निर्देश भी दिया गया। घटना मुक्त यात्रा के लिए एक बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड भी तैयार किया गया है। सुरक्षा योजना के हिस्से के रूप में तीर्थयात्री RFID चिप वाले वाहनों में यात्रा करेंगे, जिससे पुलिस उनके मूवमेंट को आसानी से ट्रैक कर सकेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। रूसी हमले में यूक्रेन को भी बड़ा नुकसान। जेलेंस्की बोले 3,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत और 10,000 घायल। वैश्विक बाजारों में गेहूं की कमी। पीयूष गोयल बोले मिस्र ने भारत को आपूर्तिकर्ता के रूप में दी मंजूरी। लाउड स्पीकर विवाद के बीच हनुमान जयंती आज। भोपाल में जुलूस के लिए कई शर्तें। पीएम मोरबी में करेंगे 108 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा का अनावरण। वाराणसी में उपराष्ट्रपति रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत। आज पहुंचे काशी विश्वनाथ धाम। भाजपा ने सीएम को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में घेरा। शिवसेना ने पलटवार कर याद दिलाया टॉयलेट घोटाला।